हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइट फॉर सिविल सर्विसेज में। और हम एनवायरनमेंट की अगली क्लास लेकर आए हैं। आज हम एनवायरनमेंट में जो टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे थे, कुछ टर्मिनोलॉजी और बची हैं, उसमें थोड़ा सा उनको हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और फिर आपका अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से, चैप्टर के हिसाब से हम उसे आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो आइए आज एनवायरनमेंट के बारे में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो देखेंगे कि नेचुरल एनवायरनमेंट से कल्चर्ड एनवायरनमेंट कैसे बनता है। देखो, जो नेचुरल एनवायरनमेंट है यानी कि सामान्य पर्यावरण, जो नेचुरल है, जो प्राकृतिक है, उसमें समस्या नहीं है। डिग्रेडेशन की समस्या बनती है मनुष्य के इंटरफेयर होने से। जब मनुष्य किसी चीज़ में इंटरफेयर करता है और वो इतना अवांछित तत्वों को भर देता है एनवायरनमेंट में कि उसके खुद के जीवन के लिए खतरा पैदा हो जाता है, तो ऐसी समस्या को कहते हैं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन यानी कि पर्यावरणीय निम्नीकरण, ठीक है। अब पर्यावरणीय निम्नीकरण तक कैसे जाएंगे उसे यहाँ से समझते चलेंगे, और कैसे एनवायरमेंटल गवर्नेंस की और कैसे एनवायरमेंटल मैनेजमेंट की ज़रूरत है आज के समय में, और क्यों दुनिया इसके लिए पूरा ज्वलंत मुद्दा उठाए हुए है, और क्यों दुनिया में नए नए सभाएं होती हैं, दुनिया के देश मिलकर बैठते हैं और पंचायत करते हैं और इस बात को तय करते हैं कि एनवायरनमेंट को डिग्रेड होने से बचाने के लिए उन्हें कैसे मैनेज करना है चीज़ों को। सभी देशों की अपनी 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 अलग रणनीतियां हैं जिन पे वो काम करती हैं। इन्हें हम आगे आने वाले क्लास में विस्तार से पढ़ेंगे। और आज का जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उस पे एनवायरनमेंट का क्या प्रभाव हो सकता है, और एनवायरनमेंट पे इकोनॉमिक एक्टिविटी का क्या प्रभाव हो सकता है, कैसे इकोनॉमिक सिस्टम या इकोनॉमिक एक्टिविटी बाधित हो रही है पर्यावरण को संरक्षित करने से, और कैसे पर्यावरण बाधित हो रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाने से। ये सब एक दूसरे के पूरक हैं, कहीं ना कहीं हमसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं, व्यक्ति से जुड़ी हुई हैं, मानव से जुड़ी हुई हैं, उसके जीवन से जुड़ी हुई हैं, तभी दुनिया में इतनी ज्वलंत बनी हुई है, नहीं तो इनका कोई औचित्य नहीं होता, ठीक है। इसलिए जो दूरगामी परिणाम होते हैं हमें वो देखने होते हैं, क्योंकि जब दूरगामी परिणाम सामने आते हैं तब उन्हें टैकल नहीं किया जा सकता। इसलिए उनसे पहले ही सावधान होकर हम पहले ही प्लान करके उनसे बच सकें। तो इसलिए एनवायरनमेंट मैनेजमेंट की और एनवायरमेंटल गवर्नेंस की ज़रूरत होती है। देखते हैं कैसे, आइए। ये आपका नेचुरल एनवायरनमेंट है। तो नेचुरल एनवायरनमेंट का मतलब है सिंपल वही प्राकृतिक एनवायरनमेंट जिसमें आप जी रहे हैं, या जिसमें आप जी भी नहीं रहे हैं, जो आपको कहीं दूर दराज जंगलों में या वनों में मिल जाएगा, उसमें एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन की समस्या नहीं होती। क्यों? क्योंकि देखिए, जो मनुष्य के किसी भी हस्तक्षेप या इंटरफेयर के बिना पर्यावरण विकसित होता है, उसको नेचुरल एनवायरनमेंट कहते हैं। जैसे मान लिया आज हम यहाँ रह रहे हैं, हो सकता है अब से 1000 वर्ष पहले यहाँ वन हो, झील हो, पशु रहते हो, बहुत बड़ा जंगल हो, बड़े बड़े पेड़ हो, तो वो नेचुरल तरीके से डेवलप हुआ था। फिर क्या हुआ, मनुष्य ने यहाँ एंट्री करी, यहाँ घास को साफ किया, जंगलों को साफ किया, पशु जो रहते थे उनका पालन करना शुरू कर दिया, उनका दोहन शुरू कर दिया। किसके लिए? अपनी खुद की ज़रूरत के लिए। उनको संसाधन बनाया और खुद क्या बने? साध्य बने। तो प्रकृति को जब हमने संसाधन बना दिया और साधन के रूप में उसका उपयोग करने लगे, तो कहीं ना कहीं वो गुस्सा हो गई, रुष्ट हो गई, और उसी के परिणाम हम पर आज दिखाई देते हैं। देखिए, जो मनुष्य के किसी भी हस्तक्षेप के बिना पर्यावरण विकसित होता है उसी को नेचुरल एनवायरनमेंट कहा जाता है। सामान्यतः यह संतुलन में रहता है, बिल्कुल सामान्यतः यह संतुलन में रहता है। लेकिन अगर कोई बुरा प्रभाव भी पड़ता है, तो क्योंकि इसमें पर्यावरण का संरक्षण होता है, इसलिए यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण की यानी कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की यहाँ जरूरत नहीं है, यानी कि पर्यावरणीय किसकी? प्रबंधन की कह सकते हैं आप, या संरक्षण की। तो इसमें क्यों? प्रकृति अपने आप को बैलेंस कर लेती है। जैसे ही थोड़ा सा कुछ इम्बैलेंस हुआ, प्रकृति खुद ही उसे बैलेंस कर लेती है, क्योंकि प्रकृति ऐसी चैन विकसित करती है कि वो चैन अपने आप ही बैलेंस होती रहती है। तो नेचुरल एनवायरनमेंट में ऐसी कोई समस्या नहीं होती कि आपके एनवायरनमेंट को कोई समस्या हो जाए या वहाँ प्रोटेक्शन की जरूरत करे। नेचर खुद ही प्रोटेक्ट कर लेती है और खुद ही इम्बैलेंस को बैलेंस में
परिवर्तित कर देती है। समस्या कहाँ आती है? देखिए समस्या कहाँ आती है एनवायरनमेंट में, जब कल्चर एनवायरनमेंट विकसित होता है। कौन सा एनवायरनमेंट विकसित होता है? कल्चर्ड एनवायरनमेंट। देखिए ये कल्चर्ड एनवायरनमेंट क्या है? देखिए ये आपका नेचुरल एनवायरनमेंट है, नेचुरल एनवायरनमेंट। अब इसमें किसका? मानव का हस्तक्षेप हुआ। इसमें मानव का हस्तक्षेप होता है तो मानव क्या करता है? एग्रीकल्चर यानी कि खेती करता है। मानव क्या करेगा? खेती करेगा या उद्योग लगाएगा। ठीक है, तो मानव ने पहले खेती करी, फिर धीरे धीरे उद्योग लगाए। तो जब खेती करी और उद्योग लगाए तो उससे विलेज यानी कि गांव और शहर, देखो जब एग्रीकल्चर आई तो एग्रीकल्चर से गांव बसे, क्या आए? ग्रामीण व्यवस्था ही, ग्रामीण व्यवस्था। उसी एग्रीकल्चर में जब अधिशेष का कंसेप्ट आया, ठीक है, तो उससे क्या बना? अर्बनाइजेशन डेवलप हुआ, तो शहरीकरण भी आया, शहरीकरण भी आया। उद्योग लगे तो गांवों तक संसाधन पहुंचे और शहर विकसित हुए। ठीक है ना? ऐसे ही जब तो विलेज में और शहरों में कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था बनाई गई, तभी तो ये चीज़ हुई। तो जब कम्युनिकेशन बढ़ा, संचार बढ़ा और ट्रांसपोर्ट बढ़ा यानी कि परिवहन बढ़ा, तो क्या हुआ? ये चीज़ें और ज़्यादा डेवलप होने लगी। अब देखिए फिर इससे क्या होता है? कम्युनिकेशन और संचार से ट्रेड बढ़ता है और आपका कॉमर्स यानी कि व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि होती है। जब आपके व्यापार वाणिज्य में वृद्धि होती है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी डेवलप होने लगती है। कैसी एक्टिविटी? इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी डेवलप होने लगती है। आर्थिक गतिविधि, तो ये आर्थिक गतिविधि के बढ़ने से क्या होता है? एनवायरनमेंट पर प्रभाव पड़ता है। सिंपल सी बात है भाई। यहाँ पे प्रोटेक्शन तो आपने यूज नहीं किया, यानी कि यहाँ पे आपने संरक्षण तो नहीं किया प्रकृति का। आप अंधाधुंध इंडस्ट्री लगाते चले गए, विलेज बढ़ते चले गए, अर्बनाइजेशन शहरीकरण बढ़ता चला गया, कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता चला गया, आर्थिक गतिविधि अंधाधुंध तरीके से आगे बढ़ रही हैं। तो इसमें क्या हुआ? देखो उसके लिए आपने डिफोरेस्टेशन किया। डिफोरेस्टेशन यानी कि वनों को आपने काटा और क्या किया? कल्चर एनवायरनमेंट को डेवलप कर लिया। क्यों? क्योंकि अनवांटेड सब्सटेंस, अवांछित तत्व, इसमें अवांछित तत्व शामिल हो गए। तो जब इसमें अनवांछित यानी कि अवांछित तत्व शामिल हो गए तो क्या बना? कल्चर्ड एनवायरनमेंट। तो क्या बना? कल्चर्ड एनवायरनमेंट। तो जब कल्चर एनवायरनमेंट का मतलब मानव मेड, यानी कि प्रकृति को पूरी तरीके से बदल दिया और एक नया एनवायरनमेंट खड़ा कर दिया मानव ने, वही क्या है? कल्चर एनवायरनमेंट है। तो जब कल्चर एनवायरनमेंट आया तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हुआ, पर्यावरण ह्रास, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, पर्यावरण ह्रास सामने आया, अर्थात इसे पर्यावरण निम्नीकरण भी कहते हैं। तो देखिए नेचुरल एनवायरनमेंट से मनुष्य ने कैसे कल्चर्ड एनवायरनमेंट में डेवलप कर लिया। अब देखिए इसके नुकसान कितने होंगे। प्रदूषण आएगा, एसिड रेन होगी, आपकी जो ऊपर ओजोन परत है वो प्रभावित होगी, मनुष्य का डायरेक्ट जीवन प्रभावित होगा, खाने की समस्या पैदा हो सकती है। ठीक है, ये सब समस्याएं हैं। तो इस तरीके से क्या बना? कल्चर एनवायरनमेंट को हमने स्थापित कर दिया। तो आज जो मनुष्य जी रहा है वो कल्चर एनवायरनमेंट में जीता है, वो नेचुरल एनवायरनमेंट में नहीं जीता। नेचुरल एनवायरनमेंट तो कहीं दूर है, कहीं वनों में, कहीं अधिक दूर। अगर हम इसको बना के रखते, नेचुरल के साथ साथ ही हम आगे बढ़ते, तो भले ही कल्चर बनता लेकिन वो इतना नहीं बनता कि नेचुरल को बहुत ज़्यादा नुकसान होता। अर्थात हम वापस रिफ्लेक्शन हमारे जीवन पे नहीं आना था। ठीक है, तो इसी को संरक्षण कहते हैं। अब देखिए आगे, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, पर्यावरणीय निम्नीकरण या पर्यावरणीय ह्रास भी कह सकते हैं आप इसे। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, पर्यावरणीय निम्नीकरण, पर्यावरणीय निम्नीकरण, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। देखिए
अभी जो मैंने बिल्कुल अभी बताया, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कैसे आया, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी, इकोनॉमिक एक्टिविटी से कल्चरल एनवायरनमेंट बना, कल्चरल एनवायरनमेंट से क्या बना, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है। अब इसको समझ लो कैसे लिखते हैं। पर्यावरण में अवांछित तत्वों की मात्रा बढ़ी, पर्यावरण में अवांछित तत्वों की मात्रा बढ़ी, यानी कि अनवांटेड सब्सटेंस बढ़े। ठीक है, ऐसी स्थिति जिसे मनुष्य के हस्तक्षेप के बिना टाला नहीं जा सकता। जब मनुष्य ने इकोनॉमिक एक्टिविटी को इतना बढ़ाया, अंधाधुंध तरीके से सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों को इतना बढ़ा दिया कि उसमें अनवांटेड चीज़ें ऐड होती चली गई एनवायरनमेंट में, और वो इतना चेंज हो गया कि अब जब तक मनुष्य उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, जब तक नहीं बदल सकता, अर्थात प्रकृति उसे वापस इम्बैलेंस को बैलेंस नहीं कर सकती, तब ऐसी समस्या आ जाती है। तो वही डिग्रेडेशन की समस्या होती है। ठीक है, तो कैसे ऐसी स्थिति बन जाए जब मनुष्य के हस्तक्षेप के बिना उसे टाला नहीं जा सके, तो उसी को एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कहते हैं। अर्थात जब अवांछित तत्वों की मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि प्रकृति उसे संतुलित नहीं कर पाती, वही बात है, तो वही दशा पर्यावरणीय निम्नीकरण होती है। जैसे आप देखते हैं, एग्जाम्पल के रूप में आपको क्या बताऊं, दिल्ली और एनसीआर में आप देखते हैं, दिल्ली और एनसीआर में अक्टूबर के बाद, यानी कि अक्टूबर के लास्ट वीक में और नवंबर के स्टार्टिंग में क्या होता है, बहुत धूम स्मोक फैल जाता है, लोगों को सांस की समस्या होने लगती है, फेफड़ों में डिजीज हो जाती है लोगों के। ठीक है, और ब्रेन शॉक होने लगते हैं, नर्वस सिस्टम गड़बड़ा सकता है, खांसी होने लगती है। ठीक है, तो इतनी समस्या हो जाती है, तो क्या हो, वो डायरेक्ट जीवन का अधिकार का उल्लंघन है। तो अब वो अगर आप उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, अर्थात मनुष्य जब खुद से उसमें एफर्ट नहीं करेगा, तब तक उसे समाप्त नहीं कर सकता या उसे कम नहीं कर सकता, तो वह डायरेक्ट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की स्थिति कहलाती है, निम्नीकरण की। तो दिल्ली एनसीआर में क्या होता है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसमें मानव के आवश्यक हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। इसलिए एनजीटी बनाया गया है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। क्या बनाया गया है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसे सुप्रीम कोर्ट के बराबर राइट्स होते हैं किन्हीं मामलों में, यानी कि एनवायरनमेंट के मामले में ये सुप्रीम कोर्ट के बराबर अधिकार रखता है। ठीक है, और दिल्ली सरकार के द्वारा इसके लिए प्रयास शुरू किए गए हैं। इसे आप ऐसे कह सकते हैं एनजीटी, कि जब भी कोई पूरे देश में जो राष्ट्रीय एनजीटी है, जो यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, देश के किसी भी हिस्से से अगर अनुच्छेद 21 का उल्लंघन हो रहा है और एनवायरमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है, तो आप डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं, एनजीटी में, और किसी व्यक्ति के खिलाफ उसमें आप क्या कर सकते हैं, यानी कि शिकायत हो सकती है और ये उस पर जुर्माना लगा सकता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, एनवायरमेंटल गवर्नेंस की, और दूसरा एनवायरमेंटल मैनेजमेंट की। तो जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट और गवर्नेंस की आवश्यकता पड़ जाती है। क्यों पड़ेगी भाई, जब हमने एनवायरमेंट को इतना डिग्रेड कर लिया कि वो हमारे जीवन के लिए ही खतरा पैदा हो गया, तो अब हमें कुछ ऐसी संस्थाओं की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ ऐसी प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी जो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करे और जीवन को बचा सके, और साथ ही साथ प्रकृति को अपने पुराने रूप में, पुराने रूप का मतलब है अपने नेचुरल रूप में स्थापित कर सकें। क्योंकि हमें डेवलपमेंट जो करना है वो प्रकृति के साथ करना है, प्रकृति को साइड करके नहीं करना है। क्योंकि आप प्रकृति में जीते हैं, प्रकृति में ही सांस लेते हैं, प्रकृति में ही विकसित होते हैं, प्रकृति में ही पैदा होते हैं, तो आप प्रकृति को साइड कर ही नहीं सकते। मनुष्य को प्रकृति का विजेता होना ही नहीं है, ना ही दास होकर रहना है। देखो, दास होकर रहेगा तो जीवन चल सकता है, वहाँ संभावनाएं हैं जीवन चलने की, लेकिन अगर प्रकृति का विजेता हो गया और इस ईगो में उसने काम करना शुरू कर दिया, आर्थिक गतिविधि इतनी ज़्यादा बढ़ा दी, तो मनुष्य क्या हो सकता है, उसका जीवन समाप्त हो सकता है। फिर तो संभावना कोई नहीं है कि जीवन सस्टेन तरीके से आगे चल सके। तो इसलिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की। तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, एनवायरमेंटल गवर्नेंस की और एनवायरमेंटल मैनेजमेंट की। ठीक, देखिए आगे, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट किसे कहते हैं, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट क्या है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट यानी कि एनवायरमेंट को मैनेज करना। जब प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग इस तरीके से सुनिश्चित किया जाता है कि आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ पर्यावरण का संरक्षण भी होता रहे। बिल्कुल सिंपल सी बात है जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ,
जब आपकी आर्थिक गतिविधियां इस प्रकार से आगे बढ़ें कि आप साथ साथ पर्यावरण को भी साथ साथ लेके चलें, तो उसे क्या कहेंगे हम? पर्यावरण प्रबंधन। अर्थात हम पर्यावरण को क्या कर रहे हैं? मैनेज कर रहे हैं, साथ साथ लेके चल रहे हैं। कैसे? जैसे मान लिया आपको रोड बनानी है, तो रोड बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप अंधाधुंध पेड़ काटते चले जाइए और फिर कंक्रीट बिछा दो, रोड बन गई। नहीं, आप उस आसपास की जो इको सिस्टम है, पेड़ काटने से वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और उसके डिस्टर्ब होने से मानव जीवन पर बिल्कुल विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। तो आपको जितने पेड़ काटने हैं उतने ही पेड़ आपको लगाने भी पड़ेंगे, और उनके संरक्षण के लिए। पेड़ों को लगा के काम खत्म नहीं होता, जब तक वो विकसित नहीं हो जाते, बड़े नहीं हो जाते, जब तक आपको उनकी देखरेख करनी पड़ेगी। सरकार को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा, यानी मानवीय हस्तक्षेप बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसके लिए देखो एक चार्ट बनाया है, एनवायरमेंटल पॉलिसी। पहले एनवायरमेंट के लिए पॉलिसी बनानी पड़ेगी आपको। किसी भी योजना को लागू करने के लिए सरकार को अगर एनवायरमेंट मैनेजमेंट बनाना है, तो योजना को लागू करने के लिए देखो क्या होता है, किसी भी योजना को लागू करना है तो पहले एनवायरमेंटल पॉलिसी बनानी पड़ेगी, आपको प्लान करना पड़ेगा। उस पॉलिसी को कैसे लागू करना है उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, पॉलिसी को लागू करने के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। फिर आपको क्या करना है? इम्प्लीमेंटेशन करना है। प्लानिंग कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया। अब इम्प्लीमेंट के बाद आपको फिर चेक करना है, और चेक करके ये देखना है कि कहीं ये एनवायरनमेंट को खतरा तो पैदा नहीं हो रहा। क्योंकि देखिए 100% तो हम प्लानिंग में पहले संभावना ही देखी जाती है, 100% तो हम ये तय नहीं कर सकते कि कितना नुकसान होगा कितना नहीं। हम कम से कम नुकसान को कम करके और आगे बढ़ते हैं। तो आपने पॉलिसी बना के प्लानिंग कर ली, और प्लानिंग के बाद आपने इम्प्लीमेंटेशन कर दिया उसका। फिर आप क्या करेंगे? जब उसके परिणाम सामने आएंगे तो उन परिणामों में देखेंगे कि क्या, उनमें चेक करेंगे कि क्या गलत हो रहा है। अर्थात जो आपकी योजना है कहीं एनवायरनमेंट को नुकसान तो नहीं पहुंचा रही, वहाँ रहने वाली इकोलॉजी को समस्या पैदा तो नहीं है। अगर ऐसा है तो उसको करेक्ट करेंगे, यानी कि चेक करेंगे और करेक्शन करेंगे। और फिर क्या एनवायरमेंटल रिव्यू देंगे, कहाँ आगे, कि हाँ ये ठीक चल रहा है, ख़राब चल रहा है। अगर ठीक चल रहा है तो आगे बढ़ा देंगे, ख़राब चल रहा है तो उसे रोक देंगे। अर्थात स्टॉप एंड गो वाला जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था, डिटर्मिनेशन, है ना, तो यही है वो। अब देखिए इसमें एक चार्ट और बनाया मैंने आपको समझाने के लिए। देखो कैसे और इसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ चल सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, एनवायरमेंट और नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, एनवायरमेंट में क्या पाए जाते हैं? नेचुरल रिसोर्स। जो आपके रिसोर्स हैं वे कैसे हैं? नेचुरल हैं। अब हमें नेचुरल रिसोर्स जो हैं उनका क्या करना है? एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस, यानी कि संसाधनों का अनुकूल उपयोग। कैसा? संसाधनों का अनुकूल उपयोग। संसाधनों का अनुकूल उपयोग। अनुकूल का मतलब क्या है? एफिशिएंट, यानी कि वो नुकसान ना हो किसको? पर्यावरण को। जब आप अनुकूलतम उपयोग करेंगे, सही तरीके से उपयोग करेंगे, तो क्या आ जाएगा? वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आ जाएगा। तो इधर प्रोटेक्शन करते हुए चलेंगे तो क्या आ जाएगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसे कहते हैं सतत विकास। इसे क्या कहते हैं? सतत विकास। यही क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दुनिया इसी के लिए तो काम कर रही है। अर्थात आपको अब आने वाले समय में सतत विकास से ही काम करना होगा, और जब तक आप इसे काम करते रहेंगे तो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते रहेंगे, नहीं तो आप अपने लिए ही खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगली स्लाइड में आप फिर से समझाता हूँ आपको। तो ये पर्यावरण डिग्रेड क्यों होता है, उसके लिए यहाँ क्या है? पर्यावरण को दो उद्देश्यों के लिए प्रभावित किया जाता है। पहला एक होता है सामाजिक उद्देश्य, और एक दूसरा होता है आर्थिक उद्देश्य। कैसे कैसे उद्देश्य? सामाजिक उद्देश्य और आर्थिक उद्देश्य। देखिए सामाजिक उद्देश्य का मतलब क्या है? मनुष्य अपनी सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के लिए जब पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है तो वो सामाजिक उद्देश्य के लिए किए गए प्रयास से पर्यावरण को नुकसान कहलाता है। कैसे?
मनुष्य के द्वारा बस्ती बसाने के लिए, अर्थात मनुष्य की जब जनसंख्या बढ़ेगी तो बस्ती बसाएगा तो पेड़ों को काटेगा, पर्यावरण को ह्रास होगा, यानी कि वहाँ से नेचर को साफ करेगा। बस्ती बसाने के लिए तो उसमें क्या करेगा, घर बनाएगा, घर बनाने के लिए फिर खाना बनाएगा तो लकड़ी जलाएगा, फिर भी एनवायरनमेंट की जरूरत पड़ेगी, पेड़ काटने पड़ेंगे। दाह संस्कार करेगा, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम करेगा, सब में पर्यावरण की जरूरत पड़ेगी और पर्यावरण को डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। तो ऐसे उद्देश्य सामाजिक उद्देश्य कहलाते हैं। जब आप सामाजिक उद्देश्य के लिए पर्यावरण का यूज करें, संसाधन के रूप में उपयोग करें और इस हद तक करें कि पर्यावरण डायरेक्ट इफेक्ट हो, उसी को पर्यावरण सामाजिक उद्देश्य के लिए डिग्रेडेशन कहलाता है। पर्यावरण के रूप को प्रभावित किया जाता है। अत्यधिक जनसंख्या के दबाव के कारण ऐसा होता है, या फिर जन जागरूकता बहुत कम हो तो तब ऐसा होता है। ठीक है, और क्या है, जागरूकता की कमी के कारण, या फिर आर्थिक पिछड़ापन हो ज़्यादा। आर्थिक जब पिछड़ापन होता है तब भी प्रकृति पर ज़्यादा निर्भर रहता है मनुष्य। देखो, आर्थिक जो आप आगे बढ़ते हैं, आर्थिक रूप से जब आप आगे बढ़ते हैं तब भी प्रकृति का यूज करके ही बढ़ते हैं, लेकिन आप उसका सस्टेन यूज करिए। ऐसे लोग जो प्रकृति पे ज़्यादा निर्भर हैं, सामाजिक उद्देश्य के लिए बहुत ज़्यादा निर्भर हैं, प्रकृति का सस्टेन उपयोग करके उसका लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आर्थिक उद्देश्य के लिए क्या है, अंधाधुंध आर्थिकरण, अंधाधुंध आर्थिक गतिविधि पर्यावरण का बहुत अधिक नुकसान या विनाश कर रही है। जैसे नियोजित शहरीकरण का ना होना, जैसे नियोजित शहरीकरण यानी कि आप शहर बसाते हैं लेकिन कोई प्लान नहीं करते, ऐसे ही बस गया, ऐसी गंदगी हो रही है और पर्यावरण को बहुत नुकसान हो रहा है, पेड़ काट के डाल दिए है ना, मिट्टी खोद कर डाल दी, वहाँ की जो इकोलॉजी है सब डिस्टर्ब हो गई, लोगों को खुद समस्याएं पैदा होने लगी। तो ये क्या है, जब आपका शहरीकरण नियोजित ना हो तब यही समस्या आती है। औद्योगिकरण का नियोजित ना होना, पिछड़े क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों का कम रह जाना। जब पिछड़े क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधि कम पहुंचेगी तो लोग प्रकृति पर ज़्यादा निर्भर होंगे तो समस्याएं पैदा करेंगे। उद्योग के लिए कच्चे माल के लिए नए विकल्पों की तलाश, इसे कहते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ना होना कैसे, कच्चे माल के लिए जब आप फैक्ट्रियों में, उद्योगों में प्रोडक्शन करते हैं तो आपको कच्चा माल चाहिए, और कच्चा माल कहाँ से मिलेगा, धरती से, प्रकृति से। तो प्रकृति से कच्चे माल के लिए आप वैकल्पिक व्यवस्था नहीं खोजते। वैकल्पिक कैसे, जैसे मान लिया हमें लकड़ी की ज़रूरत है तो लकड़ी के लिए आपको कागज़ बनाना है तो उसके लिए लकड़ी की ज़रूरत है। अब आप कोई ऐसे विकल्प खोजिए कि कम से कम लकड़ी का उपयोग हो, कम से कम पेड़ काटने पड़े। तो ऐसे क्या हो सकते हैं, ऐसे कोई दूसरे उपयोग हो सकते हैं। हो सकता है कोई मेटल का यूज़ करके आप पेपर बना सकते हैं, लेकिन फिर आपको ये देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि क्या वो प्रकृति को नुकसान तो नहीं कर रहा। लेकिन आपको इस तरीके से एनवायरनमेंट के साथ आगे बढ़ना है अपनी औद्योगिक गतिविधियों को लेते हुए, जिससे पर्यावरण को डायरेक्ट इम्पैक्ट ना हो। तो उसके लिए आपको रिसर्च में पैसा लगाना पड़ेगा। तो रिसर्च अच्छी होगी तो डेवलपमेंट कैसा होगा, सस्टेनेबल होगा। कैसा होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। सतत विकास तभी तो होगा, सतत विकास। तो यह सभी पर्यावरण के क्षय के कारण है। क्या, दोनों ही, सामाजिक और आर्थिक। अब देखिए ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ ऐसा नहीं है समझ में नहीं आने वाला। आगे देखिए, अब आता है एनवायरमेंटल गवर्नेंस पे, कि एनवायरमेंटल गवर्नेंस के माध्यम से आप चीज़ों को कैसे सही कर सकते हैं। उसके लिए देखो आपको क्या करना होता है। वर्तमान में पर्यावरणीय शासन का एक विकल्प खड़ा हुआ है, इसके बिना शासन संभव नहीं है। क्योंकि जब आप गतिविधि में, कैसी गतिविधि में, इकोनॉमिक एक्टिविटी में पर्यावरण को जोड़ देंगे, लेकिन कैसे जोड़ेंगे, उसके संरक्षण को कैसे जोड़ेंगे, वैधानिक गतिविधि से। जब आप ये कानून में लिख देंगे कि अगर आपने कोई ऐसी एक्टिविटी करी कि जिससे डायरेक्ट एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट होता है तो आप पे क्या, राज्य आप पे जुर्माना लगा सकता है या उसके लिए सज़ा का प्रावधान हो सकता है। तो आप ऐसा करके भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं एनवायरनमेंट को। तो जब ऐसे प्रयास किए जाते हैं तो वह एनवायरमेंटल गवर्नेंस के अंतर्गत आते हैं। कैसे, देखो जैसे आप खेती करते हैं तो जैसे पंजाब में खेती होती है तो बाद में जब उनका धान की फसल कटने के बाद या गेहूं की फसल कटने के बाद जो पुराल बचती है उसे जला देते हैं। ठीक है, तो जब उसे जला देते हैं तो उससे दिल्ली एनसीआर के पूरे क्षेत्र में आसपास में बहुत ज़्यादा स्मॉग फैल जाता है, क्योंकि वो वही महीना होता है जब नवंबर के स्टार्टिंग का, अक्टूबर के लास्ट का, जब वहाँ पुराल जलती है और दिल्ली और एनसीआर में
बहुत ज़्यादा स्मोक फैल जाता है। तो सरकार क्या करती है, ये आदेश निकालती है कि किसानों को पहले जागरूकता के माध्यम से कि भाई पराली नहीं जलाइए, इससे दूसरे के जीवन का इफेक्ट होता है। ठीक है, हो सकता है पंजाब के आसपास के क्षेत्र में एनवायरनमेंट अच्छा है तो वहाँ ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन दिल्ली का इतना बहुत ज़्यादा कंजस्टेड एरिया है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, छोटी छोटी जगह में लोग रहते हैं, तो वो एनवायरनमेंट प्रदूषित हो जाता है। तो ऐसा होने से क्या होगा, आपको गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो सरकार क्या करती है, सरकार ने देखो कभी कभी जुर्माने का भी आदेश कर देती है कि अगर पराली जलाई तो फला 1 साल की सजा या 2 साल की सजा या इतना जुर्माना कर सकते हैं। तो अगर ऐसी व्यवस्था कोई सरकार करे तो वही एनवायरमेंटल गवर्नेंस कहते हैं उसी को। क्यों, क्योंकि इसके लिए सरकार को क्या करना पड़ेगा, पर्यावरण के लिए नियम बनाने पड़ेंगे, कानून बनाने पड़ेंगे, नीति बनानी पड़ेगी, कार्यक्रम बनाने पड़ेंगे। जब सरकार ऐसा करती है तो यह अंतर्राष्ट्रीय अनिवार्यता भी बन जाती है। मतलब सरकार ऐसा करती है तो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन किया जा सकता है, और ये भारतीय नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय अनिवार्यता भी है कि ऐसा नहीं है कि भारत में ही ऐसा हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए, अमेरिका ले लीजिए, आपके यूरोपियन कंट्रियों में देख लीजिए, अफ्रीकन कंट्रियों में देख लीजिए, बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट को लेकर लोग बहुत जागरूक हैं और अपने अपने देशों में नीति बनाए हुए हैं, नियम कानून आदि कार्यक्रम चलाए हुए हैं। भारत में भी जैसे गंगा एक्शन प्लान है, वो भी क्या है, एनवायरनमेंट गवर्नेंस का ही एक प्लान है। इस तरीके की प्रक्रिया जो होती है एनवायरनमेंट को गवर्न करने के लिए, अर्थात जब सरकार भी उसमें शामिल हो जाए तो वही क्या कहलाता है, एनवायरनमेंट गवर्नेंस। ठीक, आशा करता हूँ बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा ये। अब देखिए, यह है आपका एनवायरनमेंट पॉलिसी या कंजर्वेशन, पॉलिसी या कंजर्वेशन। देखिए, कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण। कंजर्वेशन का मतलब क्या है, संरक्षण करना। अब संरक्षण 2 प्रकार से होता है, इसको मैं ऐसे ले लेता हूं। कंजर्वेशन 2 प्रकार से होता है, देखियो कैसे। एक होता है इन सीटू और एक होता है एक्स सीटू। इन सीटू का मतलब है उसी स्थान पर जहां जीव रहता है उसी पे कंजर्व कर दिया जाए उसे, यानी कि उसी पे संरक्षित कर दिया जाए। कैसे समझिए, जैसे मान लिया कोई विशेष जीव है और वो किसी विशेष जगह, प्राकृतिक जगह में रहता है, ठीक है, तो उसे उस क्षेत्र को ही कंजर्व कर दें, संरक्षित कर दें कि अब यहाँ पर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होगी, तो उसे कहते हैं इन सीटू। लेकिन अगर उस जीव को निकाल के कहीं बाहर ले जाके कंजर्व करें तो उसे कहते हैं एक्स सीटू। अब ये कैसे है, देखो, जैसे इन सीटू में क्या आएगा आपको, बायोस्फीयर रिजर्व। जैसे बायोस्फीयर रिजर्व है आपके उत्तराखंड में भी है, आपके बंगाल में भी है, ठीक है। नेशनल पार्क है आपके, क्या है, नेशनल पार्क है आपके। वेटलैंड, वेटलैंड का मतलब होता है ऐसी आर्द्रता वाली भूमि जो एक इकोलॉजिकल सिस्टम को बनाए हुए होती है, तो उसे भी कंजर्व कर लिया जाता है उस विशेष क्षेत्र को। तो जब किसी विशेष जीव के लिए, जब किसी, ऐसे समझिए, वैसे मैं इसको पढ़ाऊंगा आपको अलग से, जब किसी विशेष जीव को उसके मूल स्थान पर ही संरक्षित कर दिया जाए, मूल स्थान पर ही संरक्षित कर दिया जाए, तो वो क्या कहेंगे, इन सीटू कहते हैं उसे। जैसे मान लिया हाथी है, ठीक है। अब जो उत्तराखंड में या ऊपर के हिमालय में पाए जाने वाले जो हाथी हैं, उन हाथियों को कंजर्व करने के लिए हम 100 किलोमीटर का, 150 किलोमीटर के आसपास का सर्कल का क्षेत्र कंजर्व कर दें, संरक्षित कर दें कि यह हाथियों के लिए संरक्षित किया जाता है और लोगों को यहाँ पे एंट्री के लिए हम रोकते हैं। तो ऐसी व्यवस्था इन सीटू कहलाती है। लेकिन अगर हम वहाँ से हाथियों को निकाल के कहीं ले जाके दूसरी जगह रखें कि इनको संरक्षित यहाँ करेंगे, तो उसे क्या कहेंगे, एक्स सीटू कहेंगे। अर्थात उसके मूल स्थान से, बिल्कुल इसका उल्टा है, उसके मूल स्थान से ले जाकर कहीं दूसरी जगह कंजर्व करेंगे तो वो क्या कहलाता है, एक्स सीटू। जैसे जू है, चिड़ियाघर, आप देखते हैं चिड़ियाघर में शेर भी रहता है, चिड़ियाएँ भी रहती हैं, मगरमच्छ भी रहता है, बहुत सारे जीव, बंदर सब रहते हैं। तो क्या वो उनका मूल स्थान है? नहीं, हमने कहीं से ला के वहाँ रखे गए हैं वे, तो ये क्या है, एक्स सीटू है। जूलॉजिकल पार्क, यानी कि जूलॉजिकल पार्क ऐसे ही बनाए जाते हैं, कुछ जीवों को ला के वहाँ रखा जाता है। ऐसे बोटनिकल गार्डन भी ऐसे ही होते हैं, कुछ जीवों को ला के, या कुछ बोटनिकल यानी कि प्लांट को ला के वहाँ पौधों को उगाया जाता है, तो उसी को बोटनिकल गार्डन हो गया। पार्क हो गए,
पार्कों में इसी तरीके से होता है, गार्डन होगा इसी तरीके से। जीन बैंक का मतलब है, मान ली टाइगर है, हाथी है, या फिर और कोई जीव है, बंदर है या चीता है, या और भी बहुत सारे जीव हैं ऐसे जो एक्सटिंक्ट हो गए, जो आज प्रकृति में है ही नहीं, उनको कंजर्व करना है, किसी वजह से उनकी कोई हड्डी मिल जाए कैसे भी, तो उनके जीन को निकाल के हम क्या कर सकते हैं, जीन बैंक में रख सकते हैं। हमें लगा है कि कोई ऐसी प्रजाति है जो धीरे धीरे खत्म हो रही है मानव के हस्तक्षेप से या किसी भी कारण से, उनके आवासों के खत्म होने की वजह से, तो आप उनके जीन को, उनके डीएनए को, उनके जीन को निकाल के कहाँ रख सकते हैं, बैंक में रख सकते हैं। आप जब आपको ऐसा लगेगा कभी ऐसी समस्या है, वैसे तो आप एनवायरनमेंट को साथ लेके चलेंगे, लेकिन अगर ऐसा लगता है आपको उसको कंजर्व करने की जरूरत है जीन के स्तर पर, जेनेटिकल स्तर पर, तो आप उसे कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं XC2। NC2 को, InC2 को और XC2 को मिलाकर बनती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य। यानी कि ये इन दोनों का मिला जुला कॉन्सेप्ट है। ये कैसा कॉन्सेप्ट है, मिला जुला कॉन्सेप्ट है।